हेलो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बंधुओं, सभी को जोहार। देख रहे हैं कि आज हम जो है सो क्लास 9 का आपका डिमांड के अकॉर्डिंग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, ठीक है, एसएसटी कह लो आप, उसका पेपर लेकर के आ गए हैं। ये हमारा क्लास 9 का है सो वीडियो पार्ट 6 होने वाला है, ठीक है। चैप्टर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और आपका दोस्तों जो 1 अक्टूबर एग्जाम होने वाला है उसी के रिगार्डिंग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें सारा क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें, समझ लें, ठीक है। इसी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। आपको बाहर क्वेश्चन एकदम मतलब जो है सो ना के बारे में मिलेंगे। जितना हम क्वेश्चन डाल रहे हैं ना, सारा क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस लगभग यहीं से आपको मिलने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा करके दोस्तों एक प्यारा सा अपना नाम के साथ कमेंट छोड़ दीजिएगा और बताइएगा कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। हमें ये जानना बहुत बेहद अच्छा लगता है, खुशी होती है कि आप मुझे झारखंड के विभिन्न जिलों से देख रहे हैं और हम जो है सो आपका कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो है सो पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, आइए दोस्तों, आ गए हैं हमारे एसएसटी के जो है सो पेपर को लेकर के। देख रहे हैं कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। दोस्तों ये आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है, सॉरी फॉर देट। लेकिन हाँ, आपसे सवाल करना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि इसको पढ़े होंगे, ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके यानी कि पहले प्रश्न का जवाब आप कमेंट के माध्यम से हमें देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं, कितने बच्चे का राइट आंसर है, ठीक है। हम उस पर जवाब देंगे, जिनका राइट होगा उनको हम बताएंगे हाँ कि आप सही बोल रहे हैं, आप सही बता रहे हैं। तो बताएं, यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पढ़ दें, क्या है, 14 जुलाई। पहला ऑप्शन क्या है, 14 जुलाई 1789। दूसरा ऑप्शन क्या है, 14 जुलाई 1789। 89 नहीं है, 79 है, ठीक है। और गा नंबर यानी कि तीसरा ऑप्शन है 14 जुलाई 1769, है ना, और 14 जुलाई 1759। तो दोस्तों इन चारों डेट में क्या है वो आप बताएं कमेंट में, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं प्रश्न दूसरा की ओर। देख रहे हैं दोस्तों, सेकंड क्या है, टाइद क्या है। टाइद क्या है दोस्तों, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर और कृषि। व्हाट इज टाइद। आप लोगों का कमेंट था कि सर क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे कि नहीं आएंगे। जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से रहेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। चलिए बताइए टाइद क्या है। तो दोस्तों आपको पता नहीं है तो बता दें कि जो फ्रांस में जो चर्च हुआ करते थे ना, तो चर्च के द्वारा जो है दोस्तों टाइद नामक कर, जो कि धार्मिक कर वसूला जाता था, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियस टैक्स, ठीक है, रिलीजियस टैक्स, मतलब धर्म के नाम पर, ठीक है, पादरी लोग आम जनता से वसूला करते थे। चलिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, क्या है हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों बहुत ईजी देख रहे हैं, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, है ना। रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लुई ब्लॉक और फ्रेडरिक एंजल्स। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ख। ये समाजवादी विचारधारा के जो सो प्रवर्तक थे और फ्रांस में दोस्तों इन्होंने सोशलिज्म को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, समाजवादी विचारधारा को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उजागर किया, ठीक है। चलिए चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। आपके पास ऑप्शन है 1939 से 1945 तक। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1918 से 1939 तक। तीसरा ऑप्शन क्या है, 1914 से 1918 तक। और चौथा क्या है, 1940 से 1945 तक। इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद कर लें, ये VVI क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका जो दोस्तों टाइम पीरियड रहा था, समय काल रहा था, समय बोल सकते हैं आप, युद्ध काल 1939 से 1945, लगभग 6 वर्ष, ठीक है, यानी कि 6 वर्ष तक ये युद्ध चला दोस्तों, ठीक है, याद रखें। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है ना। आइए, स्लीपर्स कहाँ लगाए जाते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है, लगातार हर साल पूछा जा रहा है। स्लीपर कहाँ लगाए, है ना, लगते हैं, तो याद रखिएगा रेल की पटरियों पर, ठीक है, रेल की पटरी, जिसका आंसर हो जाएगा वही राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा, का गलत है, खा गलत है और घा गलत है। चलिए चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहा जाता है ना। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के चरवाहे को दोस्तों है ना बकरवाल कहता है, यानी गुर्जर बकरवाल, ठीक है, आप इसको कर ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देख रहे हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ 7 नंबर क्या है, हाँ, कैप्टन
स्विंग कौन था? तो किसान था, श्रमिक था, काल्पनिक नाम है और इनमें से कोई नहीं। तो कैप्टन स्विंग कौन था दोस्तों? तो दोस्तों आपको मालूम है कैप्टन स्विंग नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, ठीक है। ये काल्पनिक नाम था ताकि मजदूरों को डराया जा सके इस नाम को लेकर के, ठीक है। और कैप्टन स्विंग के नाम को लेकर के, है ना, मजदूरों को डरा धमका करके फैक्ट्रियों में काम कराया जाता था, ठीक है। चलिए, इसलिए इसको हम लोग जो सो काल्पनिक नाम से जाना जाता है, मतलब जानते हैं, ठीक है। कैप्टन स्विंग को मजदूरों को डराने धमकाने के लिए इसको रखा गया था इस नाम को, ठीक है, कि वो आ जाएगा आप लोग को जो सो पीटेगा, मारेगा, ठीक है। इस तरह से समझ लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है, किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। किस देश ने क्रिकेट का आविष्कार किया? जर्मनी ने, फ्रांस ने, इटली ने, इंग्लैंड ने। तो किसने किया दोस्तों? हम लोग को लगता है क्रिकेट इंडिया में हुआ है, लेकिन इंडिया में हुआ ही नहीं है, ये विदेशी खेल है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप याद रख लेना, इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। इंग्लैंड में क्रिकेट का जो सो इन्वेंशन हुआ, ठीक है, आविष्कार हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लोगों की पहचान किससे होती है? भाषा से, संस्कृति से, पोशाक से और इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, सॉरी, ठीक है। तो लोगों की पहचान किससे होती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन याद रखिएगा किसी भी देश का, किसी भी, है ना, देश के लोगों की पहचान जो होते हैं ना, उसके भाषा से होती है, ठीक है। और उसके बाद उसके संस्कृति से भी होती है, यानी कि दोनों आंसर यहाँ पे राइट है, लेकिन आपको दोनों नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे भाषा से करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी बोलते हैं तो हम लोग भारतीय कहलाएंगे, ठीक है। किसी लोगों की पहचान किसी के भाषा से, मतलब लोगों की पहचान उनके भाषा से होती है, याद रखिए, लोगों का पहचान पूछ रहा है, ठीक है, देश का नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम उड़ीसा चले गए तो उड़ीसा के लोग उड़िया बोलेंगे, तो भाषा से हम पहचान लेंगे। तमिल चले गए, तमिल बोलेंगे, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलेंगे, ठीक है। बांग्ला चल गए, पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं, तो बांग्ला बोलेंगे, ठीक है। तो भाषा से हम लोगों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्रायोरिटी लैंग्वेज को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद संस्कृति आती है, तो इस केस में आप भाषा को मारे आंसर, ठीक। चलते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देख रहे हैं प्रश्न 10 में आ गए हैं। हिटलर कौन था? आपको मालूम है दोस्तों हिटलर जो है सो कहाँ का, मतलब जो है सो शासक था? इटली का तानाशाह शासक, जापान का तानाशाह शासक, जर्मनी का तानाशाह शासक और ब्रिटेन का तानाशाह शासक। इटली में हिटलर कहाँ का था, कौन था, बताइए। तो हिटलर जो है ना दोस्तों, वो जर्मनी का तानाशाह शासक था, याद रखें। इसका नाम पूरा था एडोल्फ हिटलर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न अब दूसरा दोस्तों आ गया भूगोल से, देख रहे हैं दूसरा सेक्शन जो है सो पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? राजस्थान से नहीं गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से नहीं गुजरती है और छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है। बताइए किससे नहीं गुजरती है? तो दोस्तों याद रखें ना, राजस्थान से भी गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, लेकिन त्रिपुरा हो जाता है साइड में, तो यहाँ से नहीं गुजरती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? घा हो जाएगा, ठीक है। घा इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, देख रहे हैं क्वेश्चन 12 क्या है दोस्तों। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? तट, प्रायद्वीपीय, द्वीप और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक स्थलीय भाग यानी कि जमीनी हिस्सा, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पानी 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 सब क्या है, सब पानी, सब क्या है, सब पानी है, और बीच में आपका एक मतलब यहाँ पे जमीन है, ठीक है। यहाँ पे पेड़ पौधा भी है, आदमी लोग रहते हैं, तो इस तरह का जो दोस्तों होता है ना जगह, उसको हम लोग बोलते हैं द्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। ये एक लैंडमास होता है, कोई समुद्र के बीचों बीच, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न 13 की ओर, देख रहे हैं 13 क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाद प्रतिरूपी प्रणाली को दर्शाता है? अरीय, द्रुमाकृतिक, फिर क्या है, केंद्राभिमुख और जालीनुमा, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा द्रुमाकृतिक। ऑप्शन नंबर गा कर लें, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा नया है, लेकिन आपको क्या करना है, समझ के उसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सिलचर में, चेरापूंजी में, मासिनराम में और गुवाहाटी में। ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपके जो है ना, ये प्रार्थना सभा में पूछे गए थे एक बार, है ना। प्रार्थना सभा में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, किस देश में सबसे ज़्यादा जो है सो वर्षा होती है? तो आप लोग दोस्तों प्रार्थना सभा में सुने होंगे मासिनराम जो होता है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा वर्षा वाला देश है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे होता है मासिनराम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। रबर का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? टुंडा, हिमालय और मैंग्रोव और उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा घा हो जाएगा, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वन, वर्षावन, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न 16 की ओर।
16 में क्या देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किस देश क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना के क्या लिखा हुआ है, में परिवर्तन लाता है। एक बार रिपीट करते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। तो प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में, आगमन वाले क्षेत्र में और प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कर ले ऑप्शन नंबर ग, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या जो है और वितरण एवं संरचना में परिवर्तन आता है। तो जहाँ पे प्रस्थान और आगमन दोनों होता है उस क्षेत्र में। ठीक है, आपका इसका आंसर हो जाएगा ग। चलते हैं प्रश्न 17 की ओर। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। 97 डिग्री 25 पूर्व है, 77 डिग्री ठीक है 6 इंच पूर्व है, और 68 डिग्री 7 इंच पूर्व है, और 82 डिग्री 32 इंच पूर्व है। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना, हो जाएगा 95 डिग्री, कहीं है 95 डिग्री नहीं, अच्छा सॉरी 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कर लें इसका आंसर। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख रहे हैं क्या है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। हिमाचल, पूर्वांचल और उत्तराखंड, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कर लेना ऑप्शन नंबर का, हिमालय। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वूलर झील, दोस्तों ये नाम से दोस्तों हम बता दें कि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट लें, ध्यान में आप लोग रख लें अभी से। वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो वूलर झील जिसको बोलते हैं वूलर लेक, ये कहाँ पर है, किस राज्य में है हमारे भारत का। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कर लें घा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वूलर झील स्थित है। चलिए चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख रहे हैं। 20 नंबर में पहुंच गए हम लोग। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। काल वैशाखी, व्यापारिक पवनें, लू, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग को बता दें, यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। तो गर्मी का मौसम में क्या चलता है, लू चलता है, लू। ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। ठीक है, लू क्या होता है मालूम, नाक से ब्लड आने लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हमारा 21 नंबर प्रश्न जो हमारा सिविक्स से। ठीक है, इनमें से यानी कि इनमें कौन देश सबसे पहले अपने वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया। मतलब जो होता है ना वोट देने का अधिकार 18 साल के बाद, वो सबसे पहले कौन देश ने दिया था। तो रूस ने, न्यूजीलैंड ने, ब्रिटेन ने और अमेरिका ने, किसने दिया था। तो दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना कि सबसे पहले जो वोट देने का अधिकार जो देश दिया था ना उसका नाम है न्यूजीलैंड। क्या है, न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारा क्वेश्चन 22 क्यों चलते हैं ना। 22 में क्या देख रहे हैं, किस देश से आग सान सूची का संबंध था। म्यांमार, घाना, पोलैंड और न्यूजीलैंड। तो दोस्तों याद रखें कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, आग सान सूची का संबंध, तो वो था म्यांमार से। तो म्यांमार कभी कभी नहीं रहता एग्जाम में, तो आप लोग बोलोगे सर क्या रहता है, किसको मारें। तो म्यांमार ना रह करके दोस्तों ऑप्शन में रहेगा बर्मा। क्या रहेगा, बर्मा, बा और ऊपर वाला रा और मा, ये वाला वर्ड रहेगा। तो इस वाला वर्ड को यहाँ देखें आप लोग, वही आंसर करें। ठीक है, आग सान सूची का संबंध बर्मा से है, यानी कि म्यांमार से है। ठीक है, पहले बर्मा बोला था इसको, अब म्यांमार हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए 23 में क्या है, लोकतंत्र के संदर्भ में कौन कथन सत्य नहीं है। कौन सत्य नहीं है। लोकतंत्र शासन को अधिक जवाबदेह बनाता है। ठीक है, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान को बढ़ाता है, और लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को बढ़ाता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। ठीक है, ये काम लोकतंत्र का नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये मतभेद और टकराव को नहीं बढ़ाता है। लोकतंत्र सभी को क्या करता है, मत देने का अधिकार, सबको अपने राय रखने का अधिकार, सबको अपने बोलने का अधिकार, सबको अपना जो है सो देता है, ये है ना, निर्णय लेने का अधिकार देता है। तो ऑप्शन नंबर घा जो है सो उसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारा 24वां प्रश्न देखें दोस्तों। क्या है, संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणा को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है। अनुच्छेद, प्रस्तावना, प्रारूप और दर्शन। इसमें से दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कर लें खा। ठीक है, प्रस्तावना को इंग्लिश से बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, याद रखें। चलिए चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों। देख रहे हैं बहुत जल्दी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कैप्चर कर लिया। देख रहे हैं भारत का संविधान कब बना। दोस्तों कब बना, देखिए कब बना रहेगा ना,
तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1949 को। और कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो आपका बनने वाला डेट ये है और लागू होने वाला डेट ये है। ठीक है, चलिए चलते हैं, हमारा 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोकतंत्र में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 79, 25, 41 और 40 कितने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जनजाति के लिए। चलते हैं, हमारा 27वां प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। 27वां प्रश्न क्या है? भारतीय संसद के अंग नहीं है, क्या नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट, जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, हिंदी में और इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है सो हमारा भारतीय संसद के अंग में नहीं आता है। चलिए चलते हैं 28 प्रश्न में, देखते हैं क्या है 28वां नंबर प्रश्न में। भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है? कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका और संयुक्त राष्ट्र संघ कौन है? भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षा करने के लिए दोस्तों न्यायपालिका है। कौन है दोस्तों? न्यायपालिका। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आ गए हैं अब 29वां प्रश्न की ओर देख रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है क्या? सम्मान जारी करना, सम्मान जारी करना। ठीक है, और किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, आरोपी को सजा देना और घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेजना। तो दोस्तों हम लोग जो है सो मानव अधिकार में है ना, किसी आरोपी को सज़ा नहीं दे सकते हैं। ये न्यायपालिका की जो है सो दोस्तों कार्य है। ठीक है, न्यायपालिका सज़ा देती है आरोपी को, हम कौन होते देने वाले हैं ना। हम एक आम नागरिक हैं, हमें नियम कानून से चलना चाहिए, हमें अपने अकॉर्डिंग एक्शन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए बोल रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है क्या? सम्मान करना हम लोग का है कार्य, किसी सरकारी दस्तावेज का जाँच भी करना हम लोग काम है, घटनास्थल पर अपनी जाँच टीम में भेजना काम है, लेकिन ये हम लोग का आरोपी को सजा देना काम नहीं है हमारा। चलिए चलते हैं 30वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बहुत जल्दी हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, देख पा रहे हैं। हम लोग का 30वां प्रश्न क्या है दोस्तों? संविधान द्वारा किस बुराई को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया है? अवैध व्यापार, बेगार, बाल मजदूरी और अंतर जातीय विवाह। तो दोस्तों हमारा संविधान अवैध व्यापार को गैर कानूनी बोला है, बेगार को भी बोला है, बाल मजदूरी को बोला, लेकिन अंतर जातीय विवाह को नहीं बोला है। ठीक है, अंतर जातीय विवाह मतलब अपनी जात के अंदर ही विवाह करने को जो है सो ये गैर कानूनी घोषित नहीं किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं 31वां प्रश्न क्या है। अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से देख रहे हैं। पालमपुर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा है आप लोगों के लिए। तो पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? कुआं, तालाब, नहर और नलकूप। बताइए। तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? ठीक है, कुआं। चलते हैं 32 नंबर। हरित क्रांति क्या है दोस्तों? हरित क्रांति क्या है? कृषि में विकास, दूध में वृद्धि, उद्योग में विकास और इनमें से सभी। तो दोस्तों बहुत लोग आप लोग इनमें से सभी मार देंगे, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको नहीं मारना है, तो इसको कृषि में विकास में रखिए, क्योंकि हरित क्रांति दोस्तों किसानी को यानी कृषि को जो है सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, हरित क्रांति मतलब कृषि में विकास से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न 33 देख रहे हैं क्या है दोस्तों कि पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? 26%, 40%, 75% और 90%। दोस्तों पालमपुर के लगभग 75% लोग जो सो खेती करते हैं। ठीक है, चलिए आश्रित है ना 75%। हमारा अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों क्या है? जीविका चलाने के लिए कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? 2, 6 और 11 और 20। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है देख रहे हैं 35 नंबर कि एक देश का श्रम शक्ति क्या है? 15 से 80 वर्ष तक, 15 से 75 वर्ष तक, 15 से 59 वर्ष तक और 15 से 40 वर्ष तक। दोस्तों एक देश यानी कि हमारा देश है ना, उसमें जो है सो एक देश की श्रम शक्ति यानी कि एक व्यक्ति लगभग 15 वर्ष से 59 वर्ष तक कार्य कर सकता है। ठीक है, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि 60 साल होने के बाद क्या होता है? पेंशन मिलता है बूढ़ा लोग को, है ना, यानी कि वृद्धा लोग को वृद्धा पेंशन, आप लोग सुने होंगे नाम। ठीक है, वृद्धा पेंशन, तो वो चीज़ बता रहे हैं ना। तो 15 साल से 59 वर्ष तक जो है सो एक व्यक्ति का कार्य करने की क्षमता होती है, श्रम शक्ति होती है। चलते हैं 36 नंबर प्रश्न देख रहे हैं क्या दोस्तों कि MGNREG मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और महात्मा गांधी। देखिए एम से महात्मा गांधी, ठीक है, जिसे गांधी, एम से महात्मा जिसे गांधी, एन से हो गया नेशनल, ठीक है, मतलब एन, आर से हो गया दोस्तों रोजगार, ठीक है, और जी से हो गया गारंटी, ठीक है, और ए से हो गया अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा घा। ठीक है, कहाँ चला गया आपको एक बताते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाते हैं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट और गारंटी एक्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि घा हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, मनरेगा का ही होता है फुल फॉर्म, ये 2005 में लागू हुआ था। चलिए चलते हैं 37वां प्रश्न देखा दोस्तों क्या है? भारत के किस राज्य की न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? सबसे कम आय किस राज्य की भारत की? गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ना बिहार। ठीक है, बिहार की जो है प्रति व्यक्ति आय बहुत ही न्यूनतम है। ठीक है, चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। दोस्तों देख रहे हैं 38वां प्रश्न क्या है, NEWP का पूरा जो है नाम क्या है ना। अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, दोपहर में भोजन की व्यवस्था और राष्ट्रीय कार्य में के बदले भोजन योजना। तो NEWP का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, क्या गड़बड़ है दिखाइएगा, देखिएगा NE को करना है F। ठीक है, NFWP क्या है दोस्तों, NFWP। NFW का जो फुल फॉर्म है ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा पता है, राष्ट्रीय कार्य के बदले, 1 मिनट, राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना। ठीक है, इंग्लिश में नेशनल, देखिए NFWP है ना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सुधार लें, उसको देख लें। और खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, खाद्यान्न उपलब्धता, आवास उपलब्धता, कपड़ा उपलब्धता और इनमें से सभी। तो खाद्य सुरक्षा से दोस्तों क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा से मतलब जो इसका आंसर है ना वो क्या है, खाद्यान्न उपलब्धता, ऑप्शन नंबर का, फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है। चलिए हमारा दोस्तों आखिरी प्रश्न है, देख रहे हैं कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं, 6, 4, 9, 3 है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राशन कार्ड आर। ठीक है, तो दोस्तों को बता दें कि राशन कार्ड होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, नाम सुन ले, एक होता है APL, ठीक है, दूसरा BPL, 2 हो गया। ठीक है, 2 और होता है, और AY और PHH। तो यानी कि 4 प्रकार का हो गया, APL बोले थे और BPL बोले थे, है ना। तो कुल मिलाकर के दोस्तों कितना कार्ड हो गया, 4 कार्ड हो गया। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 40 के 40 प्रश्न समझ में आए होंगे। दोस्तों इसी से क्वेश्चन आपके रहने वाले एग्जाम में, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक आध क्वेश्चन बाहर रहेंगे तो आप उसको अपने समझदारी से आंसर कीजिएगा, किसी के बहकावे में नहीं कीजिएगा, जो आपको समझ में आता है वो कीजिएगा। और अगर पॉसिबल है एग्जामिनेशन सेंटर पर तो आप अपने दोस्तों से कन्फर्म कर सकते हैं, अगर वैसा माहौल है तो, अदरवाइज़ किसी से बात नहीं करें। ठीक है, तो चलिए आप लोग उम्मीद करते हैं समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। और अगला जो वीडियो दोस्तों उसके लिए वेट करें, हम अगला वीडियो ला रहे हैं बहुत जल्द। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।